हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री। अभी आप सक्सेस में हूँ आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। यहाँ पे जो हम लोग बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए जो हम लोग कोर्स स्टार्ट किए हैं, फ्री कोर्स है बिल्कुल। और हर दूसरे दिन पर आपको वीडियोस के माध्यम से नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि मैंने 2 दिन का पढ़ा दिया, तो उसको मैं वीडियोस कल मैंने एक वीडियोस दिया था आपको नोट्स का, तो डेली का डेली आपको नोट्स भी मिल जाएंगे 2 दिन पर, और आपको डेली वीडियो भी मिल जाएंगे। सो आप अच्छे से आप बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए तैयारी करें। साथ ही जो हमारे सीरीज चल रहे हैं चैप्टर वाइज चैप्टर, जैसे हम लोग ने पूरा चैप्टर कॉल कर लिया था। चैप्टर 6 में अध्याय कक्षा 12वीं के बायोलॉजी के अध्याय 6 में कुछ पार्ट बाकी थे, उसको मैं पढ़ा दूंगा, और 7वां अध्याय तो चल ही रहा है, ठीक ना। और साथ ही बोर्ड एग्जाम के लिए दूसरा अध्याय हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी का दूसरा अध्याय भी चालू किए हैं। इसी प्रकार 9वीं 10वीं 11वीं के लिए भी क्लासेस चलाई जा रही हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री पे। हमारा नहीं, ये आपका है, आपके चैनल पर, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है पुष्पों की संरचना। हम लोग पुष्पों की जो संरचना थी, इसमें मैंने आपको बता दिया था कि पुष्प की संरचना कैसी होती है। तो पुष्प में सामान्यतः एक वृंत होता है, जिसे पुष्प वृंत के नाम से जानते हैं। ये सब आपका हो गया था। फिर हम लोग बात कर रहे थे जो पुष्प के अवयव को पुष्प पत्र कहते हैं। पुष्प के अवयव को क्या कहा जाता है? पुष्प पत्र कहा जाता है। और इन्हीं पत्रों को 4 चक्रों में बांटा गया था। 2 हमारे आंतरिक चक्र और 2 हमारे बाह्य चक्र। आंतरिक जो चक्र होते हैं 2 हमारे, वो हमारे किस में सहायक करते हैं? वो हमारे जो होते हैं आपके निषेचन क्रियाओं में सहायक करते हैं, परागण की क्रिया में सहायक करते हैं। लेकिन जो बाहरी के 2 चक्र होते हैं वो हमारे किस में सहायक करते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके उसके होने में सहायक करते हैं, ठीक ना। तो वही जो 4 चक्र थे, उन्हीं चारों चक्रों को जानेंगे। तो आप लिख लेंगे पुष्प पत्र में पाए जाने वाले 4 चक्र। तो पुष्प पत्र में जो हमारे 4 चक्र पाए जाते हैं, तो सर्वप्रथम हमारा पहला चक्र आता है, वो आता है बाह्य दलपुंज। पहला आपका क्या है? बाह्य दलपुंज। पहला आपका है मेरे प्यारे बच्चों बाह्य दलपुंज। ये बाह्य दलपुंज क्या होता है? तो यह पुष्पों में पाए जाने वाला सबसे बाहरी चक्र होता है। अगर सबसे बाहरी चक्र का क्या नाम है? बाह्य दलपुंज। इसकी एक इकाई को बाह्य दल कहते हैं, और इसकी एक इकाई को क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। यह हरे रंग का तथा इसी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर भोजन का निर्माण करते हैं। तो भोजन का निर्माण भी किसके द्वारा करते हैं? बाह्य दलपुंज के द्वारा ही करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यह पुष्पों में पाए जाने वाला सबसे बाह्य चक्र होता है। इसकी एक इकाई को बाह्य दल कहते हैं। इसकी एक इकाई को बाह्य दल कहते हैं। यह हरे रंग का यह कैसा होता है? तो यह हमारा हरे रंग का तथा इसी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर पुष्प के पौधे या फिर पुष्प भोजन का निर्माण करते हैं।
तो वाह्य दलपुंज क्या होता है? तो वाह्य दलपुंज आपको सीधा बताना है, यह पुष्पों में पाए जाने वाला सबसे वाह्य चक्र होता है। इसकी एक इकाई को वाह्य दल कहते हैं। यह हरे रंग का तथा इसी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर पुष्प के पौधे या फिर पुष्प किसका निर्माण करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। फिर आपका दूसरा आता है दलपुंज। दूसरा हमारा क्या आता है? वो आता है आपका दलपुंज। ये दलपुंज क्या होता है? तो वाह्य दल के भीतर दलपुंज होता है। देखिए एक सीरियल से हमें आपको समझना है, एक सीरियल से आपको समझना है कि वाह्य दल के अंदर हमारा क्या होता है? दलपुंज होता है। इसकी एक इकाई को क्या कहते हैं? केवल व केवल दल कहते हैं। ये रंगीन तथा दल परागण में सहायक होते हैं। जो परागण होते हैं उसको सहायक करते हैं। ओके। वाह्य दलों तथा दलों के एक समान दिखाई देने वाली एक स्थिति होती है जिसे हम लोग परिदल कहते हैं, बाहरी की ओर होती है, और इसे सम्मिलित रूप से परिदल पुंज कहते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसमें लिखेंगे दलपुंज, दलपुंज वाह्य दलपुंज के भीतर की ओर स्थित होता है। इसकी एक इकाई दलपुंज कहते हैं। इसकी एक इकाई दलपुंज कहलाती है। एक दलपुंज कहलाती है। ठीक ना। ये रंगीन तथा दल परागण में सहायक होते हैं। दल परागण में सहायक होते हैं। दल परागण क्या होते हैं? सहायक होते हैं। वाह्य दलों तथा दलों के एक समान दिखाई देने वाली स्थिति में वाह्य दलों तथा दलों के एक समान दिखाई देने वाली स्थिति को परिदल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इसको परिदल के नाम से कहते हैं। तथा सम्मिलित रूप से परिदल पुंज कहते हैं। तथा हम लोग इसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? परिदल पुंज के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब हमारा आता है पुमंग। तीसरा आपका क्या आता है? तीसरा आपका आता है पुमंग। ये हमारा पुमंग क्या होता है? तो दलपुंज के भीतर की ओर स्थित चक्र को पुमंग कहते हैं। क्या लिखेंगे? दलपुंज के भीतर की ओर स्थित चक्र पुमंग कहलाती है। इसकी एक इकाई पुंकेसर कहलाती है तथा इसकी एक इकाई पुमंग कहलाती है। इसकी एक इकाई क्या कहलाती है?
पुमंग कहलाती है। ठीक है ना, इतना आप लोग याद रखिएगा। पुमंग क्या होता है हमारा, दलपुंज के भीतर की ओर स्थित चक्र पुमंग कहलाते हैं तथा इसकी एक इकाई को पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। ठीक है, इसकी एक इकाई को क्या कहते हैं हम लोग, सॉरी, इसकी एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। थर्ड मिस्टेक हो गया, आपसे बहुत माफ़ी चाहते हैं हम लोग। तो इसकी एक इकाई जो होती है वो पुमंग कहलाती है। ठीक ना, और यह जो हमारे पुंकेसर होते हैं या फिर पुमंग, एक बात ध्यान देना, पुंकेसर ही पुमंग कहलाता है, पुमंग ही क्या कहलाता है हमारा, पुंकेसर कहलाता है। और ये पुष्प के नर जननांग तथा आवश्यक अंग होते हैं। यह पुष्प के नर जननांग तथा आवश्यक अंग होते हैं। ये क्या होते हैं, नर जननांग तथा हमारे आवश्यक अंग होते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक बात आई है पुंकेसर, तो थोड़ा पुंकेसर के बारे में डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं पुंकेसर। तो जो हमारा पुंकेसर होता है, पुंकेसर का निर्माण पराग कोश योजि तथा पुंतत्व से होता है। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुंकेसर का निर्माण परागकोश योजि तथा पुंतत्व से होता है। परागकोश में परागकण तथा लघु बीजाणु का निर्माण होता है। और परागकोश में क्या होता है, तो परागकोश में परागकण तथा लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ओके, इतना याद रखना। तो हमारे एक लास्ट रंग आता है, वो आता है हमारा, क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आता है हमारा आपका जायांग। चलिए जान लेते हैं हम लोग जायांग क्या होता है। जायांग क्या होता है, तो पुमंग के भीतर जायांग पाया जाता है। अब पुमंग के अंदर हमारा क्या पाया जाएगा, जायांग पाया जाएगा। और यह पुष्प का आवश्यक भाग तथा मादा जननांग कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं, मादा जननांग के नाम से जानते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे पुमंग के भीतर जायांग पाया जाता है। पुमंग के भीतर क्या पाया जाएगा, आपका जायांग पाया जाता है। यह भी पुष्प का आवश्यक भाग, यह भी पुष्प का आवश्यक भाग तथा मादा जननांग कहलाता है। ओके, इसकी इकाई स्त्री केसर या फिर अंडप कहलाती है। इसकी इकाई स्त्री केसर या अंडप कहलाती है। इसकी जो इकाई होती है वो हमारी क्या कहलाती है, स्त्री केसर या फिर अंडप कहलाती है। और इसी स्त्री केसर या फिर अंडप के 3 भाग होते हैं। किसके, स्त्री केसर या अंडप के 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। कहेंगे सर हमारे 3 भाग कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है आपका अंडाशय। पहला क्या होता है, अंडाशय होता है। फिर क्या होता है, वर्तिका होती है। क्या होती है, वर्तिका होती है। फिर हमारी क्या होती है,
वर्तिकाग्र होती है। क्या होती है? वर्तिकाग्र होती है। ठीक ना। और अंडप का फूला हुआ भाग हमारा क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है, जिसमें बीजांड और बीजांडसन लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अंडप का फूला भाग अंडाशय कहलाता है। अंडप का जो फूला भाग होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहलाता है? वो अंडाशय कहलाता है। जो अंडप का फूला भाग होता है अंडाशय कहलाता है, जिसमें बीजांडसन पर लगे होते हैं। ओके। और अंडपों के शीर्षों पर परागकणों को ग्रहण करने वाली जो संरचना होती है वर्तिकाग्र या फिर वर्तिका के द्वारा ही लगती है। तो वर्तिका और वर्तिकाग्र दोनों आ गए कि नहीं? तो आप लिखेंगे अंडपों के शीर्षों पर परागकणों को ग्रहण करने वाली संरचना वर्तिकाग्र या वर्तिका कहलाती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हमारा पार्ट है 3। सभी पार्ट आपको जाके हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ पे आप इसकी तैयारी कीजिए और हम दूसरे दिन पे आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। हमारे एनसीईआरटी क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है हमारा, पुष्पों में लैंगिक जनन। जी हाँ, ये हमारे यूपी, बिहार, एमपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड सभी बोर्डों के लिए है। सो आप तैयारी अच्छे से कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।